नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुंतल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केकेज क्लासेस में। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में और NCERT का ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सॉल्यूशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो आज हम इस चैप्टर की खोपड़ी तोड़ने वाले हैं। 7 मार्क्स का ये चैप्टर आपके सिलेबस में आएगा, तो बोर्ड में वो क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, जिन एरिया से बन सकते हैं, आज उन सभी एरिया को हम ख़त्म करेंगे और ये वीडियो वन शॉट रहेगी। इसी एक वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे हम। तो चैप्टर शुरू करते हैं हम। चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का बेसिक मतलब होता है जब भी आप कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन कराएं, जब भी आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन कराएं तो मिलके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब है एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो पार्ट होता है जिसे डिजोल्व किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जब भी आप किसी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फेजें अलग अलग हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। अब बात आती है जो सॉल्यूशन आप फॉर्म करने जा रहे हैं उस सॉल्यूशन की फेज कौन सी होगी। मैं आपको बता दूं, जो भी सॉल्वेंट आप लेके चल रहे हैं वो हो सकता है आपके पास सॉलिड हो, वो हो सकता है आपके पास लिक्विड हो, या फिर वो आपके पास गैस हो। जो भी फेज सॉल्वेंट की होगी वही फेज सॉल्यूशन की होगी। कहने का मतलब क्या है, यदि आप शुगर डालें वाटर के अंदर तो शुगर है सॉलिड और वाटर है लिक्विड, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वह भी कैसा होगा, लिक्विड होगा। ये मैंने डेफिनेशन में लिखा है, प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ये तो पुरानी डेफिनेशन है जो चलती आ रही है, इस पे इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है आपको। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन को फॉर्म कर लेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, उन्हीं के बेसिस पे हम देखेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन के टाइप कितने हो सकते हैं। जैसे पहला है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब, बाइनरी का मतलब होता है दो। यदि आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो हों तो बनने वाला सॉल्यूशन होगा बाइनरी। दूसरा होता है टर्सरी सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास तीन चीजें हों मिक्स करने के लिए तो बनने वाला सॉल्यूशन होता है टर्सरी। जैसे कि सॉल्ट, शुगर और वाटर। मतलब आपके पास सॉल्वेंट तो होना चाहिए एक, सॉल्वेंट तो होना चाहिए एक, लेकिन सॉल्यूट कितने होने चाहिए, सॉल्यूट होने चाहिए दो। ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं टर्सरी सॉल्यूशन। ऐसे ही है क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जब आपके पास सॉल्यूट हो 3 और सॉल्वेंट हो 1, बनने वाला सॉल्यूशन होगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। आगे बच्चों हम बात करेंगे एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन को जब आप फॉर्म करते हैं तो उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यदि आपके पास किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आप जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व करा रहे हैं वही होती है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, मान के चलिए आपके पास 1 लीटर पानी है। इस 1 लीटर पानी के अंदर आपने कितना शुगर डाला, 1 लीटर पानी के अंदर आपने कितना शुगर डाला, यही कहलाएगी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, तभी आप निकाल पाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसको एक्सप्रेस कराने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है। पहला है हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब है जो सॉल्यूट आप डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर उसका आपको मास पता होना चाहिए। और ये नोन वाली बात है कि मास ना हमेशा सॉलिड चीज़ों का निकाला जाता है। जब आप किसी भी सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिक्स करें आप हमेशा निकालेंगे मास परसेंटेज।
इसको शॉर्ट में बोला जाता है W/W, वेट बाई वेट भी कह सकते हैं आप इसे। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप निकाल रहे हैं परसेंटेज। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम किन का निकाला जाता है। वॉल्यूम निकाला जाता है लिक्विड का और गैसेस का। वॉल्यूम परसेंटेज को शॉर्ट में बोला जाता है V/V। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप इसको कह सकते हैं जब भी आप किसी लिक्विड को डिजोल्व करवाएं लिक्विड के अंदर, ऐसी कंडीशंस में निकाले जाते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। मल्टीप्लाई बाई 100, यहां से निकल के आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ये मैं जितनी भी कंसंट्रेशन के टर्म आपको बता रहा हूं, ये ना आपको कहाँ देखने को मिलते हैं पता है? ये देखने को मिलते हैं आपको जब भी आप कोई भी मेडिसिन लेके आते हैं, जैसे सिरप वगैरह, उन सिरप के आप कंपोनेंट पढ़ना, उन कंपोनेंट्स का मिक्सचर कितने अमाउंट में दे रखा है वो ना इन्हीं कंसंट्रेशन में दिखाया जाता है। वहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप पढ़ के देखना। जैसे मान के चलिए ग्लूकोज लिखा हुआ है तो कितना दे रखा है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या फिर W/वॉल्यूम, या फिर W/W, ऐसे करके इनकी कंसंट्रेशन डिनोट कराई जाती हैं। तीसरा हम पढ़ रहे थे मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज मतलब आप सॉलिड लेके चले सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट है आपके पास वो हो सकता है लिक्विड फेज में हो। मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब W/V। सॉलिड को आपने लिक्विड के अंदर डिजोल्व करवाया तो बन के आया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तीसरा है जहां से क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है और उम्मीद है आगे भी क्वेश्चन बन के इसमें से आए, पार्ट्स पर मिलियन। बच्चों मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और यदि आप इसे 10⁻⁴ में दिखाएं तो ये होता है 10⁻�6। यानी कि अब तक जो आप परसेंटेज आउट ऑफ 100 निकाल रहे थे, अब वो आपको मिलियन में से निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? ppm, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ppm, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। ये निकाला कब जाता है? When the solute is present in very less quantity। मतलब कहने का क्या है, जब आप निकाल रहे थे W/W, जब आप निकाल रहे थे W/V या V/V, वे कंसंट्रेशन के टर्म तब कंसीडर किए जाते हैं जब आपके पास सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ठीक ठाक हो। कहने का मतलब है यदि आपके पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कंसीडर करने लायक है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम हो, ऐसी कंडीशंस में हम निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन के थ्रू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। जैसा कि नाम में ही आ रहा है इसके में फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी वो पार्ट, जिस पार्ट की आप फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, कोई भी वो पार्ट अपॉन टोटल, यानी कि जिसकी आप फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं उस पार्ट का कितना हिस्सा है टोटल के रेस्पेक्ट में, यही होती है फ्रैक्शन। तो हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन का मतलब आप यहां से ना समझ के ऐसे समझिए, जब आप कोई कंटेनर लें, इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए आपने कोई भी 2 लिक्विड मिलाए, एक A और एक B। इस A के कितने फ्रैक्शन आपने डिसॉल्व करे उसको आप मोल में दिखाओगे। इस B के आपने कितने मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व कराए उसको भी आप फ्रैक्शन में दिखाओगे। इन दोनों के जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उनकी वैल्यूज हमेशा चाई A प्लस चाई B इज इक्वल्स टू 1 आएगी, क्योंकि फ्रैक्शन को हमेशा ऐड कराने पे आंसर 1 ही आता है, क्योंकि आप जानते हैं सारी फ्रैक्शंस हमेशा आउट ऑफ 100 निकाली जाती हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन जब भी आप निकाल रहे हैं तो सपोज कीजिए आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, और बाइनरी सॉल्यूशन में आपको पता है एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो मान लीजिए आपके पास जो सॉल्यूट है वो है A और जो आपके पास सॉल्वेंट है वो है B। मोल फ्रैक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है वो कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, क्या ये किसी भी सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं हो गए? तो इनको हम कह सकते हैं कि जिस भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसके भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, अपॉन में ले लीजिए टोटल मोल्स, उस सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसको मैं दिखाने के लिए ऐसे भी दिखा सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, आगे देखिए, अगर आप कहें सर हम तो ए के नहीं बी के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालेंगे सर? इसको डिनोट कराने के लिए एन ए यूज किया, बी के लिए हम यूज करेंगे एन बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएंगे फिर? चाई बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। आप ये जानते हैं कि मोल फ्रैक्शंस का यदि आप सम करा दें तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। इसको भी आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अगला टर्म है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स आपके पास सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स है, सॉल्वेंट आपके पास 1 लीटर है, आप सोल्यूट का अमाउंट लेके चल रहे हैं और वो भी ग्राम में। ऐसी कंडीशंस में जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है स्ट्रेंथ। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। इसको दिखाने के लिए हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट W से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V से। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू W बाई V। इसकी यूनिट क्या होगी? W की होती है ग्राम और वॉल्यूम की होती है लीटर, तो यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर। किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हमेशा ग्राम पर लीटर में दिखाई जाती है। नेक्स्ट है मोलैरिटी। इस चैप्टर में मोलैरिटी और मोलैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि जितने भी आप न्यूमेरिकल करने वाले हैं कंसंट्रेशन के ऊपर, वो सारे सॉल्व होंगे मोलैरिटी से और मोलैलिटी से। तो समझेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आप 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स लेके चल रहे हैं, वही कहलाती है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर आपको ये पता हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले जाते हैं, आप निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। यदि आप वॉल्यूम लीटर में कंसीडर करें तो यहाँ पे 1000 की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप वॉल्यूम ml में कंसीडर करें तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 1000। ठीक है बच्चा, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। इसको आप बोलेंगे मोल पर लीटर, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले में यदि आप स्ट्रेंथ का रोल प्ले करना चाहें तो आप जानते हैं स्ट्रेंथ बराबर होती है W बाई V। तो मैं यहाँ पे W बाई V की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? स्ट्रेंथ। तो फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है? जब आप किसी भी सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो आप जो सॉल्यूट लेके चल रहे हैं उस सॉल्यूट की फेज कौन सी है? वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। और जिस सॉल्वेंट के अंदर आप डिजोल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट भी तो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। सॉल्युबिलिटी हमेशा वेरी करती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फेज के अकॉर्डिंग। हम बेसिक मतलब समझ रहे हैं सॉल्युबिलिटी का होता क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड in a given amount of solvent
एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि आप किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, आपको सॉल्वेंट का अमाउंट पहले से पता है, मान लीजिए सॉल्वेंट आप लेके चले 1 लीटर, उस 1 लीटर पानी के अंदर आप सॉल्यूट के कितने पार्टिकल या कितने नंबर ऑफ मोल्स या कितना अमाउंट डिजॉल्व कर सकते हैं, वही कहलाती है सॉल्युबिलिटी। समझा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, आप जितना मैक्सिमम घोल सकते हैं उतना मैक्सिमम घोल लीजिए, लेकिन आपको सॉल्वेंट का अमाउंट पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे सॉल्युबिलिटी। और ये सारा फिनोमिना होता है किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ये हम आगे समझेंगे। टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं। सॉलिड सपोज कीजिए आपके पास एक चीनी है, आप उसे पानी के अंदर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे आप इसको समझने की कोशिश करना। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है यदि किसी पानी के अंदर आप चीनी घोल रहे हैं तो जितनी चीनी मैक्सिमम घोली जा सकती है आप घोल चुके हैं, इससे ज़्यादा चीनी नहीं घोली जा सकती। यानी कि जितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हो सकती थी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, वो आपने कंप्लीट करा दी, उसके बाद आप एक दाना भी चीनी नहीं घोल सकते। ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो बच्चों, मेरे समझाने का तरीका ना थोड़ा देसी होता है, तो मैं चीज़ों को उस हिसाब से लेने की कोशिश करता हूँ कि जो आप डेली लाइफ में चीज़ें देख रहे हैं वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। दूसरा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि आपने पानी के अंदर चीनी घोली, आपने थोड़ी सी चीनी घोली है, यानी आप अभी उसके अंदर और चीनी घोल सकते हैं, आपने वो भी घोल दी, अभी और चीनी आप और घोल सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे? द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि जब आप किसी भी लिक्विड के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल घोल रहे थे, तो जब तक आप सैचुरेशन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बात? तीसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बड़े ध्यान से समझना। द कंडीशन व्हेन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटेड आउट। ये ना आप ऐसे समझिए, आपके पास पानी है, आप पानी में चीनी डाल रहे हैं, आपने चीनी और डाली, आपने चीनी और डाली, आपने चीनी और डाली, यानी कि आप तब तक चीनी घोलते गए, तब तक चीनी घोलते गए जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो गया। जैसे ही कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, यदि आप उसके बाद भी चीनी घोलना कंटिन्यू रखते हैं तो फिर वहाँ पर स्टेब्लिश होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। कैसे स्टेब्लिश होता है समझना। आपने सॉल्यूट को घोला सॉल्वेंट के अंदर, बन के आया सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, इसके बाद भी आप सॉल्यूट के पार्टिकल घोल रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो पता है क्या होगा? जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल शुरू में घुले थे वे सॉल्यूट के पार्टिकल वापस से क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, और जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल आप बाद में घुल रहे हैं वो तो घुल ही जाएंगे। यानी कि नए पार्टिकल घुलते चले जाएंगे और पुराने पार्टिकल वापस से क्रिस्टल फॉर्मेशन करते रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? यानी कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के आप सॉल्यूशन बना रहे हैं और सैचुरेशन होने के बाद आप फिर भी डिजोल्यूशन कंटिन्यू रखते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्यूट के पार्टिकल बाहर निकल के सेपरेट हो जाते हैं और वो वापस से फॉर्मेशन करने लग जाते हैं सॉल्यूट का। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जितना सॉल्यूट आप घोल रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उतने ही सॉल्यूट के पार्टिकल वापस से निकल रहे हैं सॉल्यूशन में से। इन दोनों फेजेस के अंदर एस्टेब्लिश हो जाता है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, और डायनामिक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने वाला। ठीक है बात? और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड की और राइट साइड की दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम हो जाए। डिजोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एट द सेम रेट, यानी कि जो चीनी आप घोल रहे हैं और जो
वापस से चीनी बन रही है, दोनों की रेट बराबर हो जाएगी। ऐसी कंडीशंस में बनता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। फ्रॉम ली चैटेलियर प्रिंसिपल, अब ये एक महाराज थे ली चैटेलियर, इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया। इन्होंने क्या कहा, इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज, इन्होंने कहा कि जब भी कोई सॉल्यूशन सैचुरेशन की करीब होगा, यानी कि सैचुरेटेड होने ही वाला है, उससे पहले यदि आपने डिसोल्यूशन करवाया चीनी का पानी के अंदर, यदि प्रोसेस है एक्जोथर्मिक, कैसी है, एक्जोथर्मिक, और बच्चा एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऐसी होती है जहां पे हीट इवॉल्व होती है, मींस सॉल्यूशन के अंदर से हीट निकलती है। ऐसे केसेस में डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, एंथैल्पी इज लेस देन जीरो, तो आप कह सकते हैं एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव। ऐसे केसेस में हमेशा हीट रिलीज होती है, और जब भी हीट रिलीज होगी सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यदि ऐसी कंडीशंस में आपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा, यदि डिसोल्यूशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन करा रहा है, ऐसे केसेस में डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, तो आप कह सकते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और जब भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, और ऐसे केसेस में हमेशा हीट गेन होती है। कहने का मतलब, यदि आपको कोई भी सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व करवाने हैं किसी भी लिक्विड के अंदर और रिएक्शन हो रही है एंडोथर्मिक, तो आपको उन्हें डिसॉल्व कराने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझे आप बात, मीन्स जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ही ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर घुल पाएगा। ठीक है बात। आगे हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। जब भी आप किसी लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व कराने की कोशिश करें, जब भी आप किसी गैस के अंदर लिक्विड को डिसॉल्व करवाते हैं, तो ये जो फिनोमिना दिया था, ये दिया था हेनरी महाराज ने। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था जिसको बोला जाता है हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ के ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो ग्राफ के ऊपर आएगा, या फिर एक न्यूमेरिकल आएगा, या फिर कहेगा कि हेनरी लॉ क्या है, यही एक्सप्लेन करके बता दो। तो बड़े ध्यान से सुनना। इट स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, हेनरी लॉ ना एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, हम समझाते हैं अभी आपको, बड़े ध्यान से समझना। सपोज कीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है भाई, इसके अंदर भरा हुआ है कोई भी पानी या लिक्विड। ठीक है, इस लिक्विड के इस कंटेनर को आपने ऊपर से ओपन रखा हुआ है, ये एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है। एटमॉस्फेयर में यहाँ पे घूम रही हैं काफ़ी सारी गैसेस। ये गैसेस के पार्टिकल जब भी इस लिक्विड सरफेस से टकराएंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। ये तो आप पढ़ रखे होंगे। मीन्स यदि इनके ऊपर केवल लगा हो कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये गैसेस धीरे 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 लिक्विड के सरफेस से टकराएंगी और डिसॉल्व हो जाएंगी लिक्विड के अंदर। हेनरी ने कहा यदि इनके ऊपर आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करा दें, यदि आप इनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करा दें, और आप जानते हैं ये गैसेस के पार्टिकल हैं, गैसेस के पार्टिकल को कंप्रेस किया जा सकता है। जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कराएंगे तो गैसेस के पार्टिकल धीरे धीरे कंप्रेस होंगे और जल्दी जल्दी कहाँ पे आएंगे, फिर लिक्विड के सरफेस की तरफ। ज़्यादा पार्टिकल फिर लिक्विड सरफेस की तरफ आएंगे, तो बताइए सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? आप कहेंगे सर सॉल्युबिलिटी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिकल लिक्विड के सरफेस से टकराएंगे उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब लिक्विड के सरफेस पे पार्टिकल ज़्यादा कब आए, जब आपने अप्लाई किया प्रेशर। तो आप कहेंगे कि जो भी प्रेशर आप अप्लाई करा रहे हैं किसी भी गैसेस के पार्टिकल के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी सॉल्युबिलिटी के। तो आप कह सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस। चाय से हमने क्या दिखाया था, मोल फ्रैक्शन किसके, गैसेस के।
तो जो प्रेशर आप अप्लाई करा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस विच आर डिजॉल्विंग इन ए लिक्विड। ठीक है बात। और जब भी आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे आपके पास एक कांस्टेंट निकल के आता है, ये देखिए, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोला जाता है हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है बच्चा। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे किसी भी गैसेस के पार्टिकल के ऊपर, उनकी सॉल्युबिलिटी किसी भी की लिक्विड के अंदर ज्यादा पाई जाएगी। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। लेकिन ऐसे केसेस में ना आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, और वो बात क्या है कि यदि ऐसे केसेस में आप जब भी बढ़ाएंगे किसी लिक्विड का टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेनरी कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। मींस कहने का मतलब क्या है, यदि आपने इसी फिनोमिना के दौरान किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो भी गैसेस के पार्टिकल आप लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि जैसे ही आपने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया है, लिक्विड के पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद में खुद ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप गैसेस के पार्टिकल बोल रहे हैं। ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं हो पाएगा। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। मींस जब भी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी हमेशा घटेगी। और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कब बढ़ती है? हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है जब आप किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तब कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कंडीशन कब हम पढ़ रहे हैं? ये कंडीशन हम तब पढ़ रहे हैं जब आप किसी भी गैस को घोल रहे हैं लिक्विड के अंदर। आगे हम समझेंगे जब आप किसी सॉलिड को घोलते हैं लिक्विड के अंदर तो उसकी सॉल्युबिलिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के नहीं टेम्परेचर के। मीन्स जब भी आप सॉलिड के पार्टिकल घोलते हैं लिक्विड के अंदर तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। लेकिन जब आप बोलते हैं गैस किसी लिक्विड के अंदर तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेनरी कांस्टेंट। ठीक है। आगे हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। किसी भी लिक्विड के सॉल्यूशन को जब आप हीट कराते हैं तो लिक्विड कन्वर्ट होते हैं वेपर के अंदर। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपके पास जब आप कोई सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, आप इसी को समझिए, जब आपने किसी भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया तो मान के चलिए आपने दो लिक्विड लिए, जिनमें से एक का नाम था ए और एक का नाम था बी। शर्त ये है कि ए और बी दोनों कैसे सॉल्यूट होने चाहिए या कैसे लिक्विड होने चाहिए? ये होने चाहिए नॉन वोलाटाइल, ये होने चाहिए वोलाटाइल। ए और बी दोनों होने चाहिए वोलाटाइल लिक्विड। और वोलाटाइल लिक्विड कैसे होते हैं? वोलाटाइल वे होते हैं जिन्हें यदि आप हीट कराएं तो वे वेपर में कन्वर्ट हो जाएं। और नॉन वोलाटाइल कैसे होते हैं? जिन्हें आप हीट कराएं और वे वेपर में कन्वर्ट ना हो तो उन्हें नॉन वोलाटाइल बोला जाता है। जब भी आप इस लिक्विड के सॉल्यूशन को हीट कराएंगे जिसके अंदर ए और बी दोनों के अमाउंट घुले हुए हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इनके पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यदि दोनों लिक्विड यदि वोलाटाइल हैं तो वेपर भी दोनों पार्टिकल्स की बन के आएंगी, ए की भी वेपर बनेंगी और बी की भी वेपर बनेंगी। तो इसको समझने के लिए आप लैंग्वेज समझिए। इसको समझाया था किसने? राउल्ट भाई साहब ने। और राउल्ट भाई साहब ने क्या कहा था समझना, इन्होंने कहा था दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल मतलब जिनकी वेपर बन सकें, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शंस इन द लिक्विड फेज। कहने का मतलब ए की वेपर कितनी बनेंगी या बी की वेपर कितनी बनेंगी या ए के पार्टिकल वेपर फेज में कितना प्रेशर लगाएंगे, बी के पार्टिकल वेपर फेज में कितना प्रेशर लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि लिक्विड फेज में ए के और बी के मोल फ्रैक्शंस कितने हैं। नहीं आई बात समझ में? है मेरे कहने का मतलब है जितने मोल फ्रैक्शन ऑफ
ए और जितने मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी आप लेके चलेंगे उतने ही मोल फ्रैक्शंस बन के आएंगे वेपर फेज में, और जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बनेंगे उतना ही ज्यादा बनेगा वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर प्योर प्रेशर ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी कि आप ए के मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा लेके चलेंगे पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा बन के आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको आप बोलेंगे पी ए नॉट चाई ए। अब ये पी ए नॉट क्या है, ये पी ए नॉट या फिर पी बी नॉट, ये तब का प्रेशर है जब आप इसके अंदर आपने मान के चलिए आपने एक ही लिक्विड लिया हो, वो भी ए, बी आपने नहीं लिया है, तो बनने वाली वेपर भी किसकी होंगी, प्योर बी की, सॉरी प्योर ए की। यदि आप केवल बी लेके चल रहे हैं, ए का कोई भी अमाउंट आप नहीं लेके चल रहे हैं, तो बनने वाला वेपर प्रेशर भी किसका होगा, प्योर बी का। उसी को बोला जाता है पी ए नॉट और पी बी नॉट। यदि आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, आप इसको ऐड कर दें तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि वेपर फेज में पार्टिकल्स टोटल कितना प्रेशर लगा रहे हैं किसी भी कंटेनर की वॉल के ऊपर, उसी को बोला जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये बराबर होगा पी ए प्लस पी बी के। पी ए कितना होगा, पी ए नॉट चाई ए, पी बी कितना होगा, पी बी नॉट चाई बी। एक फॉर्मूला आपके पास ये निकल के आ गया। इस फॉर्मूले में आपको ये पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पी ए नॉट इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी बी नॉट इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, पी टी इज इक्वल्स टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आप जानते हैं चाई ए प्लस चाई बी दोनों मिलके बनाते हैं 1। यदि आप यहां से चाई ए की वैल्यू निकाल लें तो आपको आएगी 1 माइनस एक्स बी या चाई बी। आपने चाई ए की वैल्यू क्यों निकाली, आप चाई बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये देखना चाह रहे हैं कि यदि मोल फ्रैक्शन हम किसी एक ए या बी के टर्म में निकाल सकें। आपने यदि यहाँ से चाई ए की वैल्यू 1 माइनस चाई बी निकाली और उसे इस इक्वेशन में पुट किया तो आपको मिलेगा पी ए नॉट 1 माइनस चाई बी प्लस पी बी नॉट चाई बी। पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट चाई बी, इसको आपने मल्टीप्लाई करा लिया, प्लस पी बी नॉट चाई बी। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को पहले लिख लीजिए, माइनस वाले टर्म को बाद में लिख लीजिए, और दोनों के अंदर से आपने कॉमन ले लिया चाई बी, तो अंदर बचा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। आपके पास ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है बात। ऐसी कंडीशन में लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ यदि यहाँ पे आपने लिखा है पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ऐसे केसेस में हमेशा आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये वाली कंडीशन मानी होगी, तभी तो बी का प्रेशर ज्यादा निकल के आया है, यानी आपने मोल फ्रैक्शन बी के ज्यादा लिए। अगला है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल और नॉन आइडियल क्या होते हैं, बड़े ध्यान से समझना। वैसे तो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज आइडियल नहीं पाई जाती और ना ही आइडियल सॉल्यूशन पाए जाते हैं, लेकिन अजम्पशंस के बेसिस पे आप मान सकते हैं कि किन सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। द सॉल्यूशंस विच ओबे राउट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो हमेशा राउट लॉ को फॉलो करें, चाहे उनकी कंसंट्रेशन कितनी भी क्यों ना हो, वे हमेशा राउट लॉ को फॉलो करेंगे, उन्हीं को बोला जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको उन कंडीशंस को समझना है, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। ये कंडीशन मैंने लिखी है यहाँ पे 5। यदि कोई भी सॉल्यूशन इन 5 कंडीशंस को फॉलो करे तो कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। यदि इन 5 में से कोई भी एक कंडीशन को नहीं फॉलो करता तो वो कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहला है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, यानी कि जो वेपर प्रेशर आपने कैलकुलेटेड करके निकाला
पेन और कॉपी से आपने कैलकुलेटेड करके निकाला, वो इक्वल आना चाहिए ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के। और वेपर प्रेशर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कैसे निकालते हैं? बाय द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। आपने मैनोमीटर से जो भी वेपर प्रेशर निकाला और जो भी आपने पेन और कॉपी से वेपर प्रेशर निकाला, उन दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? बिल्कुल सेम आनी चाहिए। तो सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा, इंटरएक्शन बिटवीन ए एंड बी। कहने का मतलब क्या है? यदि आपने किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए ए और बी दोनों के पार्टिकल लिए, तो जब इंटरएक्शन होगी पार्टिकल्स में या कोलिजन्स होंगे पार्टिकल्स में, तो कोलिजन किसके बीच में? ए और ए के बीच में। कोलिजन बी और बी के पार्टिकल्स के बीच में। इनकी इंटरएक्शन इक्वल्स होनी चाहिए इंटरएक्शन बिटवीन ए एंड बी, यानी खुद के पार्टिकल और दूसरे के पार्टिकल दोनों के बीच में नंबर ऑफ कोलिजन्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तीसरा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 का मतलब है जब भी आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब भी आपने ए और बी दोनों के पार्टिकल आपस में मिक्स करे, तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि ना तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और ना वॉल्यूम घटना चाहिए। नो चेंज इन वॉल्यूम। चौथा है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी में चेंज होने का मतलब है ए और बी के मिलने के बाद ना तो सॉल्यूशन में हीट रिलीज होनी चाहिए और ना सॉल्यूशन को हीट मिलनी चाहिए। मीन्स ना तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो ना रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। डेल्टा एच ना तो नेगेटिव हो, डेल्टा एच ना पॉजिटिव हो। डेल्टा एच कितना होना चाहिए? डेल्टा एच होना चाहिए 0। पांचवा है, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो भी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आपने पेन कॉपी से कैलकुलेटर करके निकाली, वही बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होनी चाहिए ऑब्जर्व कराने पर। किसी भी थर्मामीटर से मेजर करने पे उतनी ही वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट की आनी चाहिए जितनी आपने पेन कॉपी से निकाली है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये एग्जाम्पल्स बार बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। आपको इनको समझना होगा या फिर मैं कहूँ फिर आपको रटना होगा। पहला है बेंजीन प्लस टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन को जब भी मिक्स किया जाता है हमेशा एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एथाइल क्लोराइड, एथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। आपको इन्हें याद करने में वैसे लगता नहीं है ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि इनके नाम भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं, सेम सही है, थोड़ा सा ही अंतर है बस। इसका ग्राफ है, ग्राफ समझ लिए। आपने ये ए एक्सिस माना, इसको आपने बी एक्सिस माना। ए एक्सिस पे चाई ए की वैल्यू होगी 1 और चाई बी की वैल्यू होगी 0, क्योंकि एक्सिस यदि ए का है तो बी की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। कहने का मतलब है आपने केवल ए के पार्टिकल कंसीडर करे हैं, बी के पार्टिकल कंसीडर नहीं करे हैं। तो जो भी प्रेशर निकल के आएगा, क्या उसे हम नहीं बोलेंगे प्योर प्रेशर ऑफ ए? बिल्कुल बोलेंगे भैया, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है PA0। यदि आपने इसे बी एक्सिस माना है तो इस वाले एक्सिस पे वैल्यू किसकी होगी सर? चाई बी की, और वो भी कितनी होगी? 1। तो सर चाई ए की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी सर 0। यानी कि ये एक्सिस यदि बी का है तो बनने वाला जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे प्योर प्रेशर ऑफ बी, PB0। बिल्कुल सर। लेकिन आपको ना एक कंडीशन फिर भी माननी होगी, आपको ए और बी दोनों में से किसी एक को ज़्यादा मानना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ए को ज़्यादा माना है, इसलिए प्योर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्योर प्रेशर ऑफ बी। मैंने इसका एक्सिस थोड़ा सा ऊपर बनाया है और इसका थोड़ा सा नीचे बनाया है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद कुछ नहीं करना है। यदि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी आप ए एक्सिस से बी एक्सिस की तरफ जाते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए धीरे धीरे 0 हो जाएंगे। यदि आप बी एक्सिस से ए एक्सिस की तरफ आते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी धीरे धीरे 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब यदि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपको ए का वेपर प्रेशर घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। यदि आप राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो आपको बी का वेपर प्रेशर घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मैंने बनाया है इसको ऐसे, ये हो गया 0, इधर से बी आया, ये भी हो गया 0। इन दोनों का टोटल प्रेशर कितना होगा? यदि आप दोनों की लाइन को ज्वाइन करा दें तो आपको मिल जाएगी PT की वैल्यू। ठीक है बात, सिंपल सी बात थी।
आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कराने के लिए आपको 5 कंडीशन याद करनी होंगी। कौन कौन सी? एक वेपर प्रेशर की, एक इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन की, और एक डेल्टा वी मिक्सिंग, एक डेल्टा एच मिक्सिंग, और एक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चा। आगे हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। यदि आइडियल सॉल्यूशन वे थे जो राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे? वे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करते होंगे। ठीक है, इसमें लिखा है द सॉल्यूशंस विच डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करें ओवर द एंटायर रेंज। एंटायर रेंज कहने का मतलब है यानी कि पूरी रेंज तक, मीन्स कभी कभी फॉलो कर भी लेते होंगे, कभी कभी नहीं भी करते होंगे, यानी कि हर कंडीशन में वे राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें बोला जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ना 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। आप बेसिक मतलब ये समझिए, जब भी कोई भी चीज़ यदि आइडियल नहीं है तो इसका मतलब वो आइडियल वाली कंडीशन से डेविएट हो गई है। अब वो किधर डेविएट हुई है? वो राइट में डेविएट हुए, लेफ्ट में हुई है, अपर हुई है या लोअर हुई है, उसी के बेसिस पे हम निकालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखिए, पॉजिटिव डेविएशन वैसे अपर साइड में होता है और नेगेटिव डेविएशन लोअर साइड में होता है। इनके लिए जो कंडीशंस हैं जो आपने आइडियल के लिए पढ़ी हैं, लगभग वही कंडीशन इनके लिए हैं। आपको लेकर ये याद रखना होगा किसके लिए कब ज्यादा होंगे और कब कम। पहला है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन बनेगा पॉजिटिव डेविएशन का। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन ए के पार्टिकल बी के पार्टिकल इज ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन ए बी के पार्टिकल। तीसरा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब यदि आपने ए के पार्टिकल और बी के पार्टिकल को आपस में मिलाया और टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो सॉल्यूशन कहलाएगा पॉजिटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के केस में सॉल्यूशन को हीट देनी पड़ती है। और पांचवा है ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट के चलना। कैसे? आप ये अगर पढ़ चुके हों कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यदि वेपर प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव डेविएशन के लिए ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट से, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, आप इसी के बेसिस पे प्रॉपर्टी इधर समझिए। ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। किसके लिए? नेगेटिव डेविएशन शो कराने के लिए। यानी कि जितनी भी वैल्यूज मैंने पहले लिखी हैं ये वैल्यूज हमेशा छोटी पाई जाएंगी और पॉजिटिव के लिए पहले लिखी हुई वैल्यू पॉजिटिव पाई जाएंगी या ज्यादा पाई जाएंगी। आप बोलेंगे ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इज लेस देन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 मीन्स ए और बी के पार्टिकल मिलाने पे सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 रिएक्शन हो गई एक्जोथर्मिक, तो सॉल्यूशन को मिलने पे हीट इवॉल्व होगी। और पांचवा, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। वो सवाल ना यहां से पूछता है डेल्टा एच मिक्सिंग से। वो पूछता है कि जब भी दो सॉल्यूट ए और बी को आपस में मिलाने के बाद सॉल्यूशन से हीट निकलने लगी, या कहेगा सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया या सॉल्यूशन का टेम्परेचर घट गया, तो बताओ सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो कराएगा। ठीक है बात। इनके एग्जाम्पल्स आपको रटने पड़ेंगे। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बना है पेपर में और बन के भी आएगा। वो ना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा और कहेगा इन चारों ऑप्शंस में से बताइए कौन सा वाला पॉजिटिव डेविएशन फॉलो करते हैं या कौन सा वाला नहीं फॉलो करता। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CHCl3 CCl4। CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, ये होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म।
CCl4 ये होता है टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। नेगेटिव डेविएशन के देखिए, बेंजीन प्लस CaCl3, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, HCl प्लस वाटर, एसीटोन प्लस एनिलीन, एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन। ये एसिड होता है और पायरिडीन बेस होता है, ये दोनों मिलके बनाते हैं नेगेटिव डेविएशन। इनके ग्राफ देखिए, आपने यहां पे माना किसी ए एक्सिस को, यहां पे आपने माना बी एक्सिस को। यदि आप यहाँ पे ए एक्सिस को मान रहे हैं तो चाई ए की वैल्यू आप कितनी लेके चलेंगे 1, तो चाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। यदि आप यहाँ पे बी एक्सिस मान रहे हैं तो चाई बी की वैल्यू होगी 1 और चाई ए की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप छोड़िए, इधर दिमाग ना लगाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। आगे देखिए, यदि इस एक्सिस पे आपने केवल ए को माना है तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा वो कहलाएगा PA0। यदि आपने यहाँ पे बी एक्सिस को माना है तो ये प्रेशर कहलाएगा PV0। ठीक, ये जो डॉटेड लाइन से आप देख रहे हैं ये कब का प्रेशर है, ये प्रेशर तब का है जब आपने आइडियल कंडीशन मानी थी। अब आप देख रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में आइडियल कंडीशन से थोड़ी सी लाइन डेविएट हो जाएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि आप देख रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, मीन्स जो डेविएशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ। ये प्रेशर किसका है, ये प्रेशर है बी का। ये जो आप डेविएशन देख रहे हैं ये डेविएशन है ए के पार्टिकल्स का, तो ये प्रेशर होगा PA। और यदि आप इस दोनों की लाइन को ज्वाइन करा दें तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रेशर PT। यही सेम काम एज इट इज इधर होगा, ये होगा ए का, ये होगा बी का, इसको बोलेंगे PA0, इसको बोलेंगे PV0, इसको बोलेंगे टोटल प्रेशर PT जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट हुआ है, इसको बोलेंगे ए का वेपर प्रेशर जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट हुआ है, इसको बोलेंगे PA, और ये किसी बी का वेपर प्रेशर जो नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट हुआ इसको बोलेंगे हम PB। ठीक है बात, कोई दिक्कत, कोई दर्द परेशानी? आगे चलते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रोपिक मिक्सचर से पेपर में सवाल आता है कि क्या होते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। आपने मिक्सचर तो पढ़ा होगा कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंबाइन कराते हैं तो एक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग ए डेफिनेट कंपोजिशन, मीन्स जिन भी लिक्विड्स को आप मिला रहे हैं, मान लीजिए ए लिक्विड एक ए है और कोई दूसरा लिक्विड बी है, इन दोनों को आप मिक्स करें, इन दोनों का कंपोजिशन डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट का मतलब यदि आप ए के 2 पार्टिकल लेके चलें और बी का 1 पार्टिकल लेके चलें तो ये कंपोजिशन हमेशा फिक्स होना चाहिए। ए का फ्रैक्शन आप हमेशा 2 लेके चलेंगे और बी का फ्रैक्शन आप हमेशा 1 लेके चलेंगे। एंड बॉयल लाइक ए प्योर लिक्विड, यानी कि यदि आपने ए और बी को आपस में मिक्स करा दिया, कराने के बाद यदि आप इन्हें सेपरेट कराना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इनको हीट कराएंगे। हीट कराने पे आप कहेंगे कि जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहले है वो पहले बॉयल होकर वेपर बना लेगा, जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बाद में है वो बाद में बॉयल होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये ऐसे बॉयल होते हैं जैसे कि ये प्योर लिक्विड हों, मतलब ये दोनों एक साथ बॉयल होंगे। तो कहने का मतलब आप इनको सेपरेट नहीं करा सकते। आप इनको सेपरेट, बॉइलिंग छोड़िए, आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं करवा सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सुना है आपने? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है जब भी आप चीज़ों को अलग अलग टेम्परेचर देके अलग अलग फाइंड आउट करना चाहें। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज कांस्टेंट या सेम बॉइलिंग पॉइंट। जो भी लिक्विड आपस में आप मिक्स करने वाले हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप इनको मिक्स कराने के बाद में सेपरेट नहीं करा सकते, चाहे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फॉर्मूला ही क्यों ना यूज कर लें। ठीक है ना? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अक्सर यूज होता है कहाँ पे, जहाँ पे आप रिफाइनरी में आप देखते हैं इनको, जहाँ पे पेट्रोल वगैरह की रिफाइनिंग करी जाती है।
आगे देखेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो टाइप के पाए जाते हैं। पहला है मिनिमम बॉइलिंग और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग। इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर और इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये वही मैक्सिमम और मिनिमम है रियलिटी में, तो आप इनको पढ़ चुके हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में। मिनिमम बॉइलिंग हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो कराते हैं, कहाँ से? राउट लॉ से। मैक्सिमम बॉइलिंग हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो कराते हैं, कहाँ से? राउट लॉ से। तो आप कह सकते हैं कि सर जो नेगेटिव डेविएशन शो कराने वाले सॉल्यूशंस हैं वे हमेशा कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और जो पॉजिटिव डेविएशन शो कराने वाले सॉल्यूशंस हैं वे हमेशा बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। कहने का मतलब है कि जो भी एग्जाम्पल आपने पॉजिटिव डेविएशन के लिए पढ़े हैं वही एग्जाम्पल होंगे मिनिमम बॉइलिंग के, और जो भी एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं नेगेटिव डेविएशन के वही हो जाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग के। सही है बात? बिल्कुल सही है बात। एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन दे रखा है और वो क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए, उसी के बेसिस पे है ये। प्योर एथाइल एल्कोहल, प्योर एथाइल एल्कोहल मतलब C2H5OH कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट इवन बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी कि आप प्योर एथाइल एल्कोहल को C2H5OH को आप यदि रेक्टिफाइड स्पिरिट के साथ में मिला दें और ये जो सॉल्यूशन बन के आया आपके पास, ये एथाइल एल्कोहल होना चाहिए 95.6% और बचा हुआ कौन होना चाहिए? पानी, वो भी कितना? 4.4%। यदि इन दोनों का आप सॉल्यूशन मिला दें या बना दें तो ये बन के आता है एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब आप मुझे बताइए, यदि एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन गया तो क्या आप इसको सेपरेट करा पाएंगे? आप बोलेंगे सर नहीं करा पाएंगे। इसीलिए इसने बोला है कि इस रेक्टिफाइड सॉल्यूशन को बनने के बाद में इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे आप, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिनको आपस में यदि मिला दिया जाए तो वो ऐसे बॉयल होते हैं जैसे कि प्योर सॉल्यूशन बॉयल होता है, उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं करवा सकते। ये दो टाइप के पाए जाते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग और एक मिनिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग वही होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो कराते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग वही होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो कराते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी सब्सटेंस के मास पे डिपेंड करती हों, जो किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हों। मीन्स कहने का मतलब है उस सब्सटेंस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी हैं उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है कि आपने सब्सटेंस का अमाउंट कितना लिया है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल और उसके मास से मतलब होता है, उन्हें कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस which depends only on the number of particles of non-volatile solute dissolve in definite amount of solvent। मतलब क्या कहने का इसका कि यदि आप कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हो, आपने दो लिक्विड लिए, एक ए और एक बी। सपोज कीजिए ए आपके पास एक ऐसा लिक्विड है जो नेचर में नॉन वोलाटाइल है। तो आप ये पढ़ चुके हैं कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हों वे कभी भी वेपर फॉर्म नहीं करते। तो यदि आप वोलाटाइल सॉल्यूट लेके चलते तो दोनों की वेपर बन के आती। यदि आप नॉन वोलाटाइल लेके चल रहे हैं तो केवल एक ही लिक्विड की वेपर बन के आएंगी। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेने से हमेशा वेपर प्रेशर में कमी आती है, और कितनी कमी आती है? ये उतनी ही कमी आती है जितना आप मोल फ्रैक्शन लेके चले हों नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। कहने का मतलब यानी कि प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर की डिपेंड कर रही है मास के ऊपर या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, इसीलिए उसको कहा जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझेंगे आगे। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप की होती हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि जब भी आपने किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कराए हमेशा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने पे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाती है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर,
ये 4 प्रॉपर्टी हैं जिन्हें आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं, और ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मास के ऊपर या अमाउंट के ऊपर, इसीलिए इन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि आप ऐसे समझिए, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊं। आपके पास ये कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है ए, ये कोई लिक्विड है ए। यदि इसी कंटेनर के अंदर आपने एक सॉल्यूट ऐड करा दिया जिसका नाम है बी, और ये बी सॉल्यूट कैसा है, ये बी सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल। यदि ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो क्या ये वेपर बनाएगा? ये आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं बनाएगा। आपने इस सॉल्यूशन को हीट करा दिया, आपने इसको टेम्परेचर दे दिया, तो जो वेपर बन के आएंगी वो केवल किसकी होंगी? आप कहेंगे सर वेपर तो केवल किसकी बनेंगी? वेपर बनेंगी केवल ए की। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी प्रेशर निकल के आएगा वो किसका प्रेशर होगा सर? तो वो तो सर प्योर ए का प्रेशर होगा, जिसको आप प्योर ए बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। कहने का मतलब है यदि आप यहाँ पे वोलाटाइल सॉल्यूट लेके चलते तो प्रेशर फिर किसका बन के आता? आप कहेंगे सर बी के भी वेपर बन के आते और बी के वेपर भी प्रेशर लगाते, लेकिन हमने बी को लिया नॉन वोलाटाइल, और नॉन वोलाटाइल लेने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया। अब सवाल ये आएगा कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ? तो आप कहेंगे कि जितना आपने बी का अमाउंट लिया होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर में उतनी ही कमी आएगी जितने मोल फ्रैक्शन ऑफ आपने बी के लिए होंगे। यानी कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के आप जितने मोल फ्रैक्शन लेके चलेंगे उतनी ही कमी आएगी वेपर प्रेशर में, उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही घट जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। समझ पा रहे हैं आप बात? तो इसको समझाने के लिए आप तरीका देखेंगे जो हमने लिखा है अभी आगे। कह रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई उसका आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रिड्यूस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जी मैंने आपको बता दिया। आप जानते हैं टोटल प्रेशर कितना होता है? पी ए प्लस पी बी, यानी ए का पार्शियल प्रेशर, बी का पार्शियल प्रेशर, और दोनों मिलकर बनाते हैं टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यदि आप टोटल प्रेशर निकालना चाहें तो वो केवल डिपेंड करेगा ए के ऊपर। क्यों करेगा ए के ऊपर डिपेंड? क्योंकि इफ बी इज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट देन पी बी इज इक्वल्स टू 0। यदि आपने बी के पार्टिकल्स को नॉन वोलाटाइल मान लिया तो बी के पार्टिकल तो वेपर प्रेशर बनाएंगे ही नहीं, तो बी का प्रेशर कितना हो जाएगा? 0। तो आप कहेंगे सर पी टी इज इक्वल्स टू, और पी ए बराबर क्या होता है? पी ए नॉट चाई ए। यदि मैं चाई ए को चाई बी में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस चाई बी। यहाँ से देख लीजिए, यदि आप यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें चाई ए की तो ये हो जाएगी 1 माइनस चाई बी। इसको पुट किया तो ये आया पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट चाई बी। आपने यहाँ से पी ए नॉट को कॉमन ले लिया, नहीं आपने यहाँ से वैल्यू निकाली चाई बी की। हम चाई बी की ही वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? हम चाई बी की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे बी को आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट माना, तो आपने बी के कितने मोल फ्रैक्शन लिए, आपने बी के कितने मोल फ्रैक्शन लिए उतना ही तो वेपर प्रेशर कम होगा। यदि आपने यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई। लेकिन हम कमी देखना चाह रहे हैं प्योर के कंपेरिजन में, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि रिलेटिव लोअरिंग कितनी हुई है। तो उसको आप लिखेंगे चाई बी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी टी अपॉन पी ए नॉट, प्योर के रेस्पेक्ट में कितनी कमी आई। इस चेंज को आप बोलेंगे डेल्टा पी, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू चाई बी, और इसी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर मैं आपको यहाँ पे सिंबल बता दूं, पी ए नॉट क्या है यहाँ पे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी टी क्या है यहाँ पे? टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है? प्योर प्रेशर ऑफ ए। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। पी ए नॉट के कंपैरिजन में कितनी कमी आई है, इसी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि बराबर होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट।
जितना नॉन वोलाटाइल का आप अमाउंट लेके चलेंगे उतनी ही वेपर प्रेशर में कमी आएगी। अभी हम इसको आगे प्रूव करेंगे कि जितना अमाउंट आप नॉन वोलाटाइल का लेके चलेंगे उतनी ही बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होगा, उतनी ही बढ़ोतरी होगी। आप इसको यदि आपसे पूछे कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मास बता दीजिए कितना होगा, तो उस मास को निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है, इसको बोलते हैं हम डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन। ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट? नॉन वोलाटाइल। कैपिटल एन क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड जिसके अंदर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं। तो ये होगा W अपॉन एम डब्ल्यू, यानी कि मास अपॉन मोलर मास किसका? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट और ये होगा मास ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ से आप मास ऑफ द सॉल्वेंट मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं जो कि नॉन वोलाटाइल होगा। ठीक है बात? यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन क्या चीज़ है, ये आप देख लीजिएगा। अगला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट होगा। आप ये जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यदि वेपर प्रेशर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने पे घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने पे बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ जाएगा वो देखते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी जितना वेपर प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको लिखेंगे डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। और डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी इज पी ए नॉट माइनस के पी टी। डेल्टा टी बी क्या है? टी बी माइनस टी बी नॉट। अब ये टी बी क्या है यहाँ पे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी बी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट यदि आप पानी लेके चल रहे हैं तो टी बी नॉट की वैल्यू होगी 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। अब ये एम क्या है यहाँ पे? एम है यहाँ पे मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि ये जो डेल्टा टी बी है बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन की। जब आप यहाँ से डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो आपको मिलेगा एक कांस्टेंट जिसको आप बोलेंगे के बी। और के बी का मतलब क्या होता है? के बी का मतलब होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। और वाटर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है जो होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ ले कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आएगा यदि आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेके चल रहे हैं तो, या फिर आपसे पूछ ले कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बताइए जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इतने डिग्री सेल्सियस बढ़ गया या इतने डिग्री सेल्सियस घट गया, तो आप कहेंगे कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट या फिर मास अपॉन मोलिकुलर मास। ये किसका है? ये है किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। ये वेट किसका है? ये है सॉल्वेंट का इंटू 1000। यहाँ से आप निकाल पाएंगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। ठीक है बात? आप इसका ग्राफ देख लीजिए। इसका ग्राफ क्या है? टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में आप यदि आप ग्राफ बनाएं तो पहले टेम्परेचर मिलेगा आपको टी बी नॉट, क्योंकि टी बी नॉट की वैल्यू होती है, यदि आप पानी की बात करें तो टी बी नॉट की वैल्यू होगी 273.15 केल्विन। यदि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे तो टीबी की वैल्यू टीबी नॉट से ज़्यादा होगी। ठीक है बात? ये बॉइलिंग पॉइंट तब है जब आपके पास ये है प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिलाया था उसकी वजह से बनने वाले वेपर प्रेशर इतने से। ये बॉइलिंग पॉइंट तब है जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो आपका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जबकि ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी प्योर कंडीशन में। ठीक है बात? ग्राफ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यदि वेपर प्रेशर में कमी आती है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आता है और फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिप्रेशन आता है,
इसको बोलते हैं डिप्रेशन, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। कब? जब आप मिला देते हैं कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जब भी आप मिला देते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो आप एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मिलने की वजह से आप अंतर देख सकते हैं, वेपर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? किसी भी लिक्विड के फ्रीज होने का टेम्परेचर, यानी ये ऐसा टेम्परेचर होता है जब कोई भी सॉलिड और लिक्विड की स्टेट के बीच में वेपर प्रेशर की वैल्यू सेम हो जाए। तो आप कह सकते हैं प्रीवियस इक्वेशन के बेसिस पे डेल्टा पी यानी कि चेंज इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि यदि ऐसा है तो आप लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ, इसको कैसे दिखाते हैं? डेल्टा टी एफ से, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ माइनस टी एफ नॉट। अब टी एफ नॉट को बाद में क्यों लिखा? क्योंकि यदि फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो मान लीजिए पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप उसको कितना बता सकते हैं 273 केल्विन। कितना है? 273 केल्विन। मैंने आपको गलत बता दिया क्या? वहाँ पे ये 373 केल्विन होगा, ठीक कर लेना से। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273 केल्विन। यदि आपने फ्रीजिंग पॉइंट में कमी की है तो टीएफ की वैल्यू 273 केल्विन से ज़्यादा होगी या कम होगी? बताइए सोच के। आप कहेंगे सर कम हो जाएगी। यानी कि जो पानी अब तक 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना चाहिए था, अब वो पानी 0 पे नहीं जमेगा। वो पानी कब जमेगा? वो पानी 0 से भी नीचे जाके माइनस के टेम्परेचर में जाके जमेगा। ठीक है, और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो आगे काम आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ से निकालेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में निकाला था डेल्टा टी वी इज इक्वल्स टू के वी इंटू एम, उसी तरह हमने यहाँ पे निकाला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे? एम है यहाँ पे मोलैलिटी, और मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? इस तरह से W अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू। अब ये W अपॉन एम डब्ल्यू ये किसके लिए है? ये है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, और ये W किसके लिए है? ये है सॉल्वेंट के लिए। मीन्स यदि आपसे पूछ ले कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बताइए तो आप यहाँ से W की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी क्या होगा, आपको नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का अमाउंट दे के रखेगा, आपसे कहेगा कि बताइए फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई। कभी कभी क्या होगा, ये भी आपके लिए दे रखा होगा कि एफ की वैल्यू वाटर के लिए फिक्स है ही, आपको W की वैल्यू भी देख के रखेगा। मीन्स आपको बता के रखेगा कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। आपसे पूछेगा उसका मोलर मास बता दीजिए, आपसे पूछेगा आप उसका मोलर मास बता दीजिए। ठीक है, आप इसका ग्राफ देखना चाहें तो देख लीजिए। यानी कि ये वो टेम्परेचर है TF वाला और ये है TF नॉट वाला। इन दोनों के बीच में जितना भी गैप आएगा उसको आप बोलेंगे डेल्टा TF, यानी कि जितनी भी कमी आएगी फ्रीजिंग पॉइंट में उसको बोलेंगे चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये लिक्विड सॉल्वेंट के लिए और ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए, ये TF और ये TF नॉट। आगे हम बात करेंगे इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, एक दो एप्लीकेशन है इसका। पहला है इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड इन हिली एरिया। पहाड़ी एरिया में जहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, सड़कों के ऊपर बर्फ जमा हो जाती है। तो सड़कों के ऊपर बर्फ जमा होने से क्या होता है कि वाहन का चलना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस बर्फ को ना हमें मेल्ट करना होता है। तो उसमें हम यूज करते हैं इसका फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर इतना डाउन करा देते हैं कि बर्फ उतने टेम्परेचर पर जमे ही ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ये कह रहा है द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टूवार्ड्स सॉल्यूशन, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा फ्लो है जिसको कराने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल प्रेशर की या एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत नहीं होती। स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद से होने वाली रिएक्शन या खुद से होने वाला फ्लो, ऐसा फ्लो जिसके अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करके चले जाएं। और आप जानते हैं सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो आप कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, जिसके थ्रू ये फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि आप मैकेनिज्म समझें, आपने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर आपने सॉल्वेंट लिया, एक कंटेनर जिसके अंदर आपने सॉल्यूशन लिया। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हमेशा कम पाई जाती है जबकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। उसने कहा है कि फ्लो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी कि फ्लो होना चाहिए सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। बीच में हमने एक लेयर लगा रखी है जिसको हम बोलते हैं SPM या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका जैसा कि नाम है सेमी परमिएबल मीन्स ये आधी चीज़ों को परमिट करती है कि वो मूव कर सकती हैं और आधी को परमिट नहीं करती। जैसे कि ये केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को परमिट करती है टू फ्लो टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, जबकि ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को परमिट नहीं करती कि वे फ्लो करके सॉल्वेंट की तरफ चले जाएं। ठीक है बात, तो इसका मतलब फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन से? एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है पिक्स ब्लैडर की, जबकि आर्टिफिशियल जो मेम्ब्रेन होती है वो बनती है या तो पार्चमेंट पेपर की या फिर एनिमल मेम्ब्रेन की। पार्चमेंट पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। फ्लो विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। और ये जो फ्लो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, आगे समझेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है फिर? कह रहा है द एक्स्ट्रा प्रेशर विच स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्लो को रोक दे, इज अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन साइड। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन वाली साइड पे ही लगाया जाता है। हमेशा कहाँ पे लगाया जाएगा? सॉल्यूशन वाली साइड पे ही लगाया जाएगा। इसको डिनोट करते हैं पाई से। एंड स्टार्ट्स द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल टूवर्ड्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। कहने का मतलब क्या है? आपने पिछले डायग्राम में देखा था कि फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, और ये फ्लो तब तक चला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो गई थी। उसने कहा है यदि आप कोई एक्स्ट्रा प्रेशर पाई अप्लाई करा दें, किसके ऊपर? सॉल्यूशन के ऊपर। ये जो प्रेशर लग रहा है इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉल्यूशन साइड में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ एक्स्ट्रा प्रेशर पाई अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन आप देख रहे हैं ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे आती है, ये फिर और नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आगे मान के चलिए। इसकी वजह से क्या होगा? ये लिक्विड के पार्टिकल कंप्रेस होंगे और कंप्रेस होने के साथ साथ ये पार्टिकल प्रेशर लगाएंगे कहाँ पे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये पार्टिकल हाई प्रेशर होने की वजह से इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से क्रॉस करके सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। किसकी वजह से? इस एक्स्ट्रा प्रेशर पाई की वजह से। यही एक्स्ट्रा प्रेशर पाई कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप कह सकते हैं वह एक्स्ट्रा प्रेशर जो किसी भी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट की पार्टिकल की तरफ मूव करा दे, या फिर आप कह सकते हैं वह एक्स्ट्रा प्रेशर जिसकी वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो जाए थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। आप कह सकते हैं ये जो आप प्रेशर लगा रहे हैं एक्स्ट्रा प्रेशर जिसको आप पाई कह रहे हैं, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है टेम्परेचर के।
टेम्परेचर किसका? टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का। यह पाई प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के। क्यों करता है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। सपोज कीजिए यदि इस सॉल्यूशन का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद ये पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये पार्टिकल रैंडमली मोशन करेंगे, जिसको प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर पाई ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरा, यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दबाने के लिए या फ्लो कराने के लिए आपको प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। सी जहाँ पे कंसंट्रेशन है, टी जहाँ पे टेम्परेचर है। यदि प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं हम गैस कांस्टेंट, और इसको दिखाया जाता है आर से। तो फॉर्मूला आपके पास बन के आता है पाई इज इक्वल्स टू आर सी टी। इस सी को आप चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के टर्म में। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को आप लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी। जब भी आप यहाँ पे पुट करेंगे एन अपॉन वी तो आपको मिलेगी ओवरऑल इक्वेशन, जिसको आप कहते हैं पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी आइडियल गैस इक्वेशन। ये कुछ कुछ उसी से रिलेटेड है, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पे प्रेशर की जगह पे क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, वी है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। इस नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे लिखते हैं? हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मैं एन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, मीन्स वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यदि मैं यहाँ से मॉलिकुलर वेट निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला होगा मास इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब ये मास पता है किसका है? ये मोलर मास किसका है? ये मास है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। यानी कि जितना भी आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था ये उसी का अमाउंट है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला। लेकिन इसके लिए ना एक शर्त होती है, और शर्त क्या होती है वो आप सुन लीजिए, जहाँ से पेपर में सवाल आ भी चुका है। यहाँ पे मैं आऊँगा रिवर्स ऑस्मोसिस पे, अभी बाद में आऊँगा। ये पढ़ लीजिए पहले। ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाइडली यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो तरीका है मोलर मास निकालने का, ये केवल यूज किया जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। और मैक्रोमोलिक्यूल्स आप समझते हैं वे मॉलिक्यूल्स जो बड़े बड़े अमाउंट में होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं। जबकि ऐसे पार्टिकल्स जिनका मोलर मास ज़्यादा नहीं है, उनको कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं वेपर प्रेशर वाली कैटेगरी, बॉइलिंग पॉइंट वाली कैटेगरी या फिर फ्रीजिंग पॉइंट वाली कैटेगरी। आप वहाँ से भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। यदि वो आपसे कहे कि मोलर मास निकालिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, जब वो एक प्रोटीन हो, जब वो कोई एक पॉलीमर हो, तो आप यूज करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो आपने देखा था, जब आपने एक्स्ट्रा प्रेशर पाई अप्लाई करा के सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के पार्टिकल की तरफ फ्लो करा दिया था, ये प्रोसेस ऑस्मोसिस की जस्ट उल्टी होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो RO आप देखते हैं पानी को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके आप प्लांट भी दिखते होंगे, ये वही सिस्टम है जहाँ पे हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करा के किसी भी चीज़ को प्योर कराने की कोशिश करते हैं। इसी का मैकेनिज्म यूज किया जाता है RO सिस्टम के अंदर। ठीक है बात? आगे हम बात करें, हाँ ये रह गया ऑस्मोसिस में से एक सवाल यहाँ से भी आता है, पहले ये भी समझ लीजिए। आपके पास ना 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम, और आइसो का मतलब होता है सेम। तो आप ऐसे समझिए, यानी आपके पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी मोलर कंसंट्रेशन कैसी है? इक्वल है। आप एक ऐसा सॉल्यूशन लेके चले जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल है, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप एक ऐसा सॉल्यूशन लेके चले जिसके अंदर
एक कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक कंसंट्रेशन कम है, उनको बोलते हैं हम हाइपरटोनिक। और जिनमें एक कंसंट्रेशन कम है और एक ज़्यादा है उनको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक। मतलब समझने की कोशिश करना, आप जितने भी आईपी इंजेक्शन देखते हैं ना जो सीधे वेन के अंदर लगाए जाते हैं, उन इंजेक्शंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो ब्लड के साथ डायरेक्टली मिक्स करी जाती हैं। आप एनएस की बोतल देखेंगे, जो कमजोरी होने पे एनएस की बोतल या ड्रिप आपको चढ़ाई जाती है, उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, उसके अंदर ग्लूकोज होता है। वो ना एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है हमारी ह्यूमन आरबीसी के साथ में। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि मान के चलिए वाटर गोज इन बोथ डायरेक्शन, ये मैंने पीपीटी से दिखाया है। उसका फ़ायदा ये है कि जब भी आपको सेम कंसंट्रेशन का इंजेक्शन लगाया गया तो हाइयर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन का कोई लफड़ा नहीं है। तो जब भी इंजेक्शन का अमाउंट आरबीसी के अंदर ट्रेवल करता है तो ना तो आरबीसी स्वेल करती है ना श्रिंक करती है, क्योंकि यदि सेम कंसंट्रेशन है तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी ही नहीं। यदि कंसंट्रेशन का चेंज हुआ तो हमेशा ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। कैसे होगी? ध्यान से समझना। यदि आपके पास है हाइपरटोनिक, मीन्स आपने अच्छे से समझो, तो फिर मान के चलिए आपने एक इंजेक्शन यूज किया और इस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन कैसी है? ज़्यादा। इंजेक्शन की कंसंट्रेशन है ज़्यादा और आरबीसी की कंसंट्रेशन है कम। आप पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस में, आरबीसी ऐसी होती है ना गोल, आप पढ़ चुके हैं कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? फ्लो होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन। यानी कि यदि आपके लिए 0.9% वेट बाई वॉल्यूम की कंसंट्रेशन से ज़्यादा का इंजेक्शन दे दिया, मीन्स इंजेक्शन की कंसंट्रेशन हो गई ज़्यादा, तो फ्लो होगा लोअर टू हाइयर, मीन्स आरबीसी के अंदर जितना भी मटेरियल है वो निकल के आ जाएगा बाहर और आरबीसी श्रिंक कर जाएगी, आपकी आरबीसी का साइज घट जाएगा और आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। यदि आपने इंजेक्शन की कंसंट्रेशन रखी कम और आरबीसी की कंसंट्रेशन रखी ज़्यादा, अब क्या होगा? फ्लो होगा लोअर टू हाइयर, मीन्स जो इंजेक्शन आपने दिया है उस इंजेक्शन का सारा अमाउंट एंटर कर जाएगा आरबीसी के अंदर और आरबीसी स्वेल कर जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि आरबीसी इतनी ज़्यादा स्वेल कर जाती है कि आरबीसी के ब्लास्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मीन्स खून का ज़्यादा हो जाना। बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा खून हो जाता है कि आरबीसी ब्लास्ट करने की कंडीशन पे हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जितने भी इंजेक्शंस बनाए जाते हैं वो सेम कंसंट्रेशन के बनाए जाते हैं, ब्लड वाली कंसंट्रेशन के, जिनको बोला जाता है आइसोटोनिक कंसंट्रेशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ गए बात? आगे हम बात करें वांट ऑफ फैक्टर। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ ये है कि जितनी भी स्टडी इस चैप्टर की अब तक करी गई है ये सारी की सारी स्टडी है पेन और कॉपी के बेसिस पे, यानी कि सारी की सारी स्टडी केवल कैलकुलेशन के बेसिस पे है। यदि इस स्टडी को आप प्रैक्टिकल बेसिस पे समझेंगे तो आपको रिजल्ट इनसे बिल्कुल अलग मिलते हैं। उन अलग मिलने वाले रिजल्ट के बेसिस पे हम निकालते हैं एबनॉर्मेलिटी, जिसको बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोलते हैं उसको? एबनॉर्मल मोलर मास। इसमें शायद है भी, हाँ ये रहा। इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। The molecular mass which are different from theoretical molecular masses due to either association or dissociation of molecules. Due to either association or dissociation of the molecules in the solution. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है आपने पेन और कॉपी पे पार्टिकल्स को माना था 2, जैसे ही उस पार्टिकल्स को आपने डिसॉल्व किया किसी भी लिक्विड के अंदर, 2 पार्टिकल मिलके 1 बन गए। आपने NaCl के पार्टिकल्स को माना था 1, NaCl के पार्टिकल्स को जैसे ही आपने पानी में डाला वो 2 बन गए। यानी कि आप ये पढ़ चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, और NaCl को आपने 1 पार्टिकल अज्यूम किया था और आपने पेन कॉपी से कैलकुलेशन कर ली, लेकिन जैसे ही आपने NaCl को लिक्विड में डाला वो 2 पार्टिकल्स में टूट गया। तो बताइए क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल नहीं हो जाएंगी?
आप बोलेंगे सर बिल्कुल डबल हो जाएंगे। इसीलिए मोलर मासेस कैलकुलेट करने में एबनॉर्मेलिटी पाई गई, उसी को बोला गया एबनॉर्मल मोलर मास। अब इस एबनॉर्मेलिटी को ख़त्म करने के लिए एक महाराज आए जिनका नाम था वानटॉप। उन वानटॉप महाराज ने क्या किया, एक करेक्शन फैक्टर को खोजा या करेक्शन फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट किया। उन्होंने कहा कि इस करेक्शन फैक्टर का आप मल्टीप्लाई करा लीजिए किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो आपको एबनॉर्मेलिटी से निजात मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगी? वानटॉप फैक्टर को क्या बोला जाता है? एक करेक्शन फैक्टर भी बोला जाता है, और इसकी वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मीन्स पार्टिकल्स के डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद में अपॉन पार्टिकल्स के डिसोसिएट और एसोसिएट होने से पहले, इन दोनों का रेशियो जितना भी होगा वही कहलाएगा वानटॉप फैक्टर। ठीक है बात? कैसे निकालेंगे? अब ये दोनों कंडीशंस के लिए अलग अलग निकाला जाता है। पहली कंडीशन है यदि आप मान के चल रहे हैं डिसोसिएशन का केस, और डिसोसिएशन का मतलब होता है पार्टिकल्स का टूटना, यानी कि आपने किसी भी आयोनिक सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व किया तो वो आयंस के अंदर टूट जाएगा, इसको बोला जाता है डिसोसिएशन। जैसे कि आप लेके चले NaCl, आपने NaCl के कितने पार्टिकल लिए? एक पार्टिकल लिया NaCl का, इसको आपने डिसॉल्व किया पानी के अंदर तो ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? आप कहेंगे सर ये तो 2 हो गए। आप लेके चले 1, ये बन के आ गए 2 डिसोसिएशन के बाद में, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो जाएंगी? डबल। तो उसने कहा कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मींस जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पेन और कॉपी से कैलकुलेट कर रहे हैं उससे हमेशा ज़्यादा निकल के आती हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से निकालते हैं, वे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा ज़्यादा आती हैं। इसीलिए वानटॉप फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। मीन्स डिसोसिएशन के केस में वानटॉप फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 से हमेशा ज़्यादा बन के आते हैं। तो वानटॉप फैक्टर आप यदि डिसोसिएशन के केस में निकालना चाहें तो आप निकालेंगे I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। यदि आप अल्फा निकालना चाहें तो I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है बात? अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा बताता है हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मीन्स कोई भी सॉल्यूट जो आप सॉल्यूट ले लीजिए, उस वो डिजोल्व कराने के बाद, कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व कराने के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूटा, उसका जो टूटने का हिस्सा है वो कितने डिग्री में टूटा। आप ऐसे समझिए कि जो भी आप अल्फा मान रहे हैं, अल्फा का वास्तविक मतलब है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी है। मीन्स जो भी पार्टिकल्स आप डिसोसिएट करा रहे हैं वह कितना डिसोसिएट हुआ, 100% हुआ, 0% हुआ या फिर पार्शियली हुआ, उसके बेसिस पे। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है तो हम कहते हैं अल्फा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है बात? कह रहा है हाउ टू फाइंड आउट I। हमें कैसे पता चलेगा कि वानटॉप फैक्टर कब कितना होगा? आपने लिया NaCl, तो ये आपको ऐसे को तोड़ सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस में, तो I की वैल्यू हो गई 2। आपने लिया MgCl2, आप इसको तोड़ेंगे कैसे? Mg प्लस 2 और 2Cl माइनस, I की वैल्यू होगी 3। आपने लिया Al2SO4 का होल थ्राइस, आप पहले तोड़ेंगे इसे Al प्लस 3 में और इसको तोड़ेंगे SO4 माइनस 2 में। ठीक है बात? कितने SO4 हैं? आप कहेंगे सर 3 SO4 हैं। Al कितने हैं? सर Al 2 हैं, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसे बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाहर जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं काउंटर आयन, और काउंटर आयन पानी में डालने पे हमेशा टूट जाते हैं। तो कितने पोटेशियम हैं? आप कहेंगे सर 4। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यह नहीं टूटता है, ये हमेशा 1 यूनिट की तरह काम करता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे 1 यूनिट। तो 4 और 1 कितनी यूनिट हो गई? 5 यूनिट। ठीक है बात? यहाँ से आप निकाल सकते हैं I की वैल्यू। दूसरा केस आता है हमारे पास एसोसिएशन का। एसोसिएशन का मतलब होता है जब भी आप किसी भी आयनिक सॉल्यूट को पानी के अंदर डालें और वे आयनिक सॉल्यूट आपस में कंबाइन कर जाएं, यानी कि 2 पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल बना लें, उन्हें हम बोलते हैं डाइमराइजेशन।
3 पार्टिकल्स आपस में मिल जाएं उन्हें हम बोलते हैं ट्राइमराइजेशन, और यदि 4 पार्टिकल्स आपस में मिल जाएं तो उन्हें हम बोलते हैं टेट्रामराइजेशन। ऐसे केसेस में हमेशा वन टू फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आती है। इसका मतलब है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज लेस देन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मीन्स होता क्या है, ऐसे समझिए, आप इथेनोइक एसिड के 2 पार्टिकल लेके चले, आप इथेनोइक एसिड के 2 पार्टिकल लेके चले, आपने इन्हें जैसे ही पानी में डाला, ये दोनों पार्टिकल आपस में कंबाइंड हो गए, और कंबाइंड होने के बाद इन्होंने एक पार्टिकल बना लिया। तो पेन कॉपी से जो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज निकाली, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपने 2 माने थे, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल तो 1 रह गया, इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू घट गई, इसीलिए आई की वैल्यू इज लेस देन 1। इसीलिए कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा आती हैं, जबकि मेजर कराने पे इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आती है। इसके लिए हम वन टू फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अल्फा कैसे निकाल लेंगे, 1 आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस के 1। आप एक चीज़ अगर गौर करें ना, डिसोसिएशन के केस में आपने देखा था वहाँ पे था n इंटू अल्फा, लेकिन एसोसिएशन के केस में क्या है, अल्फा बाई एन। तो आप कह सकते हैं डिसोसिएशन के केस में n का मल्टीप्लाई होता है, जबकि एसोसिएशन के केस में n का डिवाइड होता है। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको हम बोलते हैं डाइमर स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। यदि आपने वन टू फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो अब आप कहेंगे कि जितनी भी एबनॉर्मेलिटी अब तक मोलर मास में आ रही थी, उस एबनॉर्मेलिटी को हमने खत्म कर लिया। यदि इस एबनॉर्मेलिटी का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप मल्टीप्लाई करा दें, तो आपको एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए अब हम डेल्टा टी बी कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एम, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट और इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया वन टू फैक्टर, ये के एफ और ये मोलैलिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ सी आर टी। ठीक है, तो ये था आपका पहला चैप्टर सॉल्यूशन। इस पूरे चैप्टर में हमने सारी चीज़ें समझी कि कैसे सॉल्यूशन बनता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। उनके बेसिस पे हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना सीखा। हमने हेनरी कांस्टेंट का फिनोमिना देखा, हेनरी लॉ वाला। हमने राउल्ट लॉ का फिनोमिना देखा। हमने सॉल्युबिलिटी के टर्म्स देखे, जब आप सॉलिड को घोलते हैं लिक्विड के अंदर, जब आप किसी गैस को घोलते हैं लिक्विड के अंदर। हमने कंसंट्रेशन दिखाने के टर्म देखे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम और मोल फ्रैक्शन, और आपने स्ट्रेंथ को देखा, मोलरिटी को देखा, मोलैलिटी को देखा। तो इन्हीं के बेसिस पे आप इस चैप्टर की तैयारी करें। जितने भी हमने अब तक ये पढ़ा है, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ भी आएगा। और इसके बाद हम एक वीडियो शूट करेंगे जहाँ पे हम सारे PYQs को डिस्कस करेंगे। उन PYQs के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस अब तक बने हैं या अब आगे बनने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को हम उसमें कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।